नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होती है और इस रैली में भावनात्मक तरीके से जिस तरीके से 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उसको लेकर गदगद भी दिखाई दिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी। भावनात्मक तरीके से लोगों से अपील भी की जाती है कि ये नोट बंद हुए हैं तो भलाई के लिए हुए हैं। जिस तरीके से नोटों को बंद किया गया और उसके बाद जो नया नारा बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रहा है वो ये है कि अब की बार 300 पार। कैसे होगा पूरा, बात होगी आज। तो जिस तरीके से गाजीपुर से रैली की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने, शंखनाद किया है गाजीपुर की परिवर्तन रैली में। पीएम मोदी ने नोटबंदी की वाहवाही के साथ विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि नोटबंदी हो गई, राजनीति साधने की कोशिश भी हो रही है और एक नया नारा बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रहा है कि इस बार 300 पार। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी। अब की बार 300 पार है, अब की बार 300 पार। जी हाँ, 300 के पार। अब की बार 300 पार है, अब की बार 300 पार। अब इसे बीजेपी की बदलती सियासत का समय कहें या बदले समय की सियासत, जो भी है, बदले हुए इस अंदाज में बीजेपी के जज्बात अब 300 से ज्यादा सीटों के लिए जागे हैं। प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपके निर्णय के बाद एकदम उत्तर प्रदेश की जनता में एक उत्साह है और लोगों ने तय किया है अब की बार 300 पार करने का काम। 403 विधानसभा सीटों वाले सूबे में 300 से ज्यादा सीटों की ये वो गिनती है जो सत्ता के गलियारों में बीजेपी का झंडा बुलंद कर देगी। और इसी खुशनुमा ख्वाब का खाका खींचने के लिए नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के नजराने से मायावती से लेकर कांग्रेस के कुनबे तक पर निशाना लगा दिया। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है, उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। अब गाजीपुर के मंच से पीएम मोदी की निकली गर्जना हाथी वाली पार्टी के गलियारे तक पहुंची। आरोप प्रत्यारोप की प्रतिस्पर्धा में बहन जी भला कैसे रह जाती, हल्ला बोल दिया कि थोथा चना और बाजे खाना। तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं, वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं, पहले ये तो बताएं। जितने समय में उन्होंने भाषण दिया है, अपने पूरे भाषण के दौरान आज जो कुछ भी कहा है थोता चना व बाजे खाना की ही तरह था। यूपी के चुनावी महासमर में हर पार्टी अपने शुभ मुहूर्त के हिसाब से अपने मोहरों को सजाने में लगी है। परिवर्तन यात्रा की रैली में चलाए गए नरेंद्र मोदी के तीर विरोधियों के सीने को भी छलनी कर गए। अब देखिए, वो परेशानी में डाल रहे हैं पूरे देश को। पहले झूठ बोले थे, अब देखिए पूरे देश के लोगों को संकट में डाल दिया है। बहरहाल सूबे में भी सियासी पार्टियों ने 2017 के लिए तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। तैयारियों की कड़ी में वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या यूपी में नोटबंदी दिलाएगी 300 सीट? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। सवाल यही है कि नोटबंदी दिलाएगी 300 सीट। अगर दिलाएगी तो किस तरीके से 300 सीटें बीजेपी की झोली में आने वाली हैं, इसी पर आज बात होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। जिशान हैदर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी राज्य मंत्री हैं समाजवादी पार्टी, राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक
जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ अग्निहोत्री जी से। अमिताभ जी, जिस तरीके से गाजीपुर की रैली को देखा और उसके बाद जो पलटवार मायावती ने किया वो भी देखना लाजमी है, लेकिन नया नारा अब की बार 300 पार कितनी आसान राह है बीजेपी के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के अपने फैसले को चुनावी चौसर पर लाके दांव पर लगाया है और मैं इसको अनुचित भी नहीं मानता। जो पार्टी सरकार में होती है वो अपने निर्णयों को चुनावी चौसर पर ले ही जाती है, क्योंकि अंततः हर निर्णय जनता की कसौटी पर ही कसा जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो नोटबंदी का निर्णय हुआ यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा। इसके दो कारण हैं। एक तो भाजपा के लोगों को लगता है और अमित शाह जी कहते भी हैं कि जो दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल थे भाजपा के विरोधी दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनको लगता है उनकी आर्थिक तौर पर कमर टूट गई, इसलिए चुनाव अच्छा नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरा, भाजपा को लगता है कि शायद राष्ट्रवाद की लहर हमको गंगा पार करा देगी। लेकिन मुझे लगता है यह निर्णय राजनीतिक तौर पर बहुत जोखिम भरा है। जी, क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। अगर इस निर्णय ने देश की दिशा बदल दी, देश का गरीब और देश का मध्यम वर्गीय आदमी राहत की सांस लेने लगा, तो मोदी मसीहा के तौर पर याद किए जाएंगे इतिहास में। और अगर इस निर्णय से ऐसा नहीं हुआ तो आज भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात लिखकर रख ले, इतिहास में सबसे मर्मांतक कीमत चुकाएगी, सबसे महंगी कीमत चुकाएगी भाजपा चुनाव में। जी, राकेश त्रिपाठी, निर्णय जिशान हैदर की पार्टी या अनुराग की पार्टी या राकेश त्रिपाठी की पार्टी की कहने से नहीं होगा। जी, ये निर्णय जनता खुद करेगी कि इस निर्णय से, नोटबंदी के फैसले से उसको राहत है या उसका संकट बढ़ा है। यकीन मानिए, आज जो केशव मौर्य जी ने कहा कि अब की बार 300 पार, तो ये तो मैं नहीं कह सकता 300 पार के नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मौर्य जी, अब की बार आर या पार, बीच में नहीं रहेगा। अब की बार आर या पार। राकेश त्रिपाठी जी, नोटबंदी, सड़कों पर जनता, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें, और उस बीच निकला एक नारा, अब की बार 300 पार, कितना आसान है? देखिए, मैंने अमिताभ जी की एक एक शब्द से सहमत हूं। जी, अपने आप में यह बहुत बड़ा साहसिक फैसला था और राजनीतिक शख्सियतें इस प्रकार के फैसला लेने से पहले बहुत बार इफ बट करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस साहसिक तौर पर इस फैसले को लेने की हिम्मत जुटा दिखाई है और उसके बाद जिस तरह से पूरे देश के जनमानस ने अपना समर्थन सौंपा है, यह सही है। इस बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि आज लाइन में लगने वालों को समस्याएं हैं, उनको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि लाइन में लगने के बावजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और मन में इस बात का संतोष है कि आज इस फैसले से देश का भला होने वाला है। देखिए, सरहद पर खड़े हुए जवान को तमाम सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद उसके मन के अंदर यह भाव होता है कि भारत मां की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, अपने दायित्व का वो भरपूर निर्वहन करता है। मुझे लगता है कि देश के नागरिक इस समय अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, देश का जनमानस उसमें अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। मुझे लगता है कि इस सहयोग को देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार नमन करती है कि देश की जनता ने अभूतपूर्व समर्थन देकर के इस योजना को, इस कार्यक्रम को लागू करने में पूरा सहयोग किया है। ये सही है, मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूं कि तमाम सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, जिनके घर में विवाह है, जिनके घर में कैजुअल्टी हुई है, जिनके यहाँ कोई समस्या यह मानती है कि कई दफा अच्छे निर्णयों के खराब क्रियान्वयन परिणाम पलट देते हैं।
मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। अगर क्रियान्वयन बेहतर नहीं होता है तो अच्छी योजनाएं भी परवान नहीं चढ़ पाती है, उनके परिणाम अच्छे नहीं हो पाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस योजना के संदर्भ में यदि क्रियान्वयन की बात करें तो काफी सारे हमने छोटे छोटे मेजर्स इसमें लिए हैं। आज आप देखें कि लगातार बारी बारी से पेट्रोल पंपों से लेकर के और तमाम जगहों पर जहां 500 और 1000 के नोट चलने के लिए थे, उसकी समय सीमा बार बार बढ़ाई गई है। 2000 रुपए के विड्रॉन की लिमिट को बढ़ा करके 2500 किया गया है। 4000 रुपए बदले जाने की लिमिट को बढ़ा करके 4500 किया गया है। सप्ताह में निकाले जाने वाली सीमा को बढ़ा करके 24,000 किया गया है। देखिए, इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। राकेश जी, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बात आपके लिए जरूर कह दूं मित्र, कि जो आज फैसला एयरफोर्स का हुआ है, एयरफोर्स को मनी ट्रांसफर के लिए यूटिलाइज करने के लिए, वो फैसला 9 तारीख की सुबह होना चाहिए था। खैर, जीशान हैदर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 300 पार, तो भाई आप लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत है क्या? अब देखिए अमिताभ जी, देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हमें लगता है इनको कहना चाहिए अब की बार 50+ की सरकार, क्योंकि जो हालात राकेश जी ने क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको बोलना पड़ेगा उस लाइन पे। राकेश जी को भी पता है, वो कह रही जनता मुस्कुरा रही है। अरे जनता, आप एक बार जाके कहिए तो लाइन के बाहर, अब की बार मोदी सरकार, देखिए क्या हाल जनता कर रही है। त्राही त्राही मची हुई है राकेश जी। अरे मैं आप कह रहे हैं राकेश जी, मैंने आपको सुना। अब अगर धैर्य पूर्वक आप हमें सुन लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे हम बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं बहस का। आप जवाब दीजिएगा। अमिताभ जी बैठे हुए हैं, अमिताभ जी, लवली जी बैठे हुए हैं। आप लोगों को, आपको जब नंबर नहीं, मेरा सभी मेहमानों से निवेदन है, और खासतौर पर अपने दोस्त भदौरिया जी से, भाई अपनी अपनी बारी पर बोलना। जी अमिताभ जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं, अभी राकेश जी कह रहे हैं कितने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अरे राकेश जी, थोड़े से दूरंदेशी होते हैं, दूरंदेश प्रधानमंत्री आपके होते तो आज आपको लगातार लिमिट ना बढ़ानी पड़ती, आज 2 तारीखें ना बढ़ानी पड़ती। जैसे अमिताभ जी ने कहा कि 9 तारीख को एयरफोर्स का कर देना चाहिए था। अरे कैसे प्रधानमंत्री देश ने चुने हैं, बड़ा अफसोस होता है हमको। आज जिस तरह से, मैं बार बार कहता हूं, आपके चैनल पे भी पिछली बार कह के गया था, सिर्फ गरीब जनता रो रही। 16 मौतें अमिताभ जी, 16 मौतें। आज बैंक बंद थे इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान न करे कल कुछ ऐसा हो। 16 मौतें हो चुकी हैं। आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं सीमा पे जो है मौतें होती हैं उनके लिए आतंकवादियों को, तो क्या वहां मौतें होंगी तो आप देश में भी इस मौतों का खिलवाड़ करेंगे? वहां के आप, फिर मैं बार बार कहता हूं, उस दिन भी आपके चैनल पे गया था कि आपने एक अच्छा कदम, लेकिन इतना खराब तरीके से उठाया गया है। ये इम्प्लीमेंटेशन है। आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, आपको अच्छी तरह पता है किस तरह से क्या में भी देखे होंगे, किस तरह से महिलाएं रो रही हैं, बेहोश हो रही हैं। 16 मौतें तो आंकड़े ये सरकारी बता रहे हैं, पता नहीं कितनी। और अभी देखिए कल से बैंक खुलने जा रहे हैं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। शर्म करे भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से क्रियान्वित किया गया है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं किस तरह की भाषा आज उन्होंने वहां पे यूज की है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, मुंडी नहीं दिखती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अरे आप जापान में जाके 2 नगाड़े बजाते हैं, आप इंडिया आते हैं तो आप रोने लगते हैं। क्या मजाक बना लिया है आपको पता नहीं है आपने क्या इस देश के साथ कितना, आपको जिन्होंने वोट दिया। मैं आज एक पोस्ट लिखने वाला था, मैंने लिखा नहीं, जिसको वोट दिया हमेशा जीशान भाई आएंगे जिस नेता ने आपको पीछे उसके आपने अनुराग भदौरिया, जीशान भाई आपके पास आएंगे। अनुराग भदौरिया, जो सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा वही समाजवादी पार्टी से, अगर 300 ये जीत जाएंगे तो आप सब क्या करोगे? एक और दूसरी बात एक और पूछ रहा हूं, सुन लो फिर उत्तर दो इकट्ठा। क्या अच्छा नहीं हो कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चूंकि बैंक के बाहर खड़ी है, तो बैंकों के बाहर ही सपा को विकास यात्रा, भाजपा की परिवर्तन सभा, राहुल जी की खटिया सभा, बहन जी का भाईचारा सम्मेलन, सब बैंकों के बाहर ही करा दे, लफड़ा खत्म, नेता भी वहां, जनता भी वहां, निपटो सुलझो और फैसला ऑन स्पॉट हो जाए। अनुराग भदौरिया, मेरा आइडिया ठीक है ना? जी आप
बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर आप देखें जिस तरह से लाइनें बाहर, बैंकों के बाहर लाइन लगी है और लोगों ने वहां पे अपनी राजनीति करनी भी शुरू कर दी। आज मैं एक बैंक के बाहर गया तो मैंने देखा वहां पे भारतीय जनता पार्टी वाले बिस्किट और पानी पिला रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया ये बिस्किट और पानी क्यों है? तो कह रहे हैं, भाई मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ना है तो यार बिस्किट पानी पिला ले, तो यार यहीं से वोट भी मांग ले रहे हो, सिंपैथी भी दे रहे हैं। मतलब आप उनको रोड पे भी ले आओ, उनको धूप में खड़ा भी कर दो, उनको परेशान भी कर दो, फिर उसमें वोट में कन्वर्ट करवाओ। ये भारतीय जनता पार्टी के इनके प्राइम मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि इनके अलावा भी कोई नेता इनके पास है? नहीं है। ये आवाज इनके मन में खुद है उठाने की, और ये खुद नहीं उठा सकते। कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत साहसी हैं। आप बताइए, मैं बहुत साहसी हूं, एक मगरमच्छ हमारे तालाब में है और उस मगरमच्छ को हमें मारना है, तो क्या मैं उसका पूरा पानी जहरीला और उसको पूरा पानी जहरीला कर दूंगा जिससे मगरमच्छ तो मरेगा और मछलियां भी मर जाएं? तो अगर आपको इतना ही करप्शन के अगेंस्ट में कोई आवाज उठानी थी तो आपको उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी थी जिसमें गरीब पिस ना पाता। बेचारा आप देखिए लाइन में, जबकि आप सभी को जानता है, एक भला आदमी अगर लाइन में लगा हो और ये कहते हैं कि अमीर लोगों ने भेजा है, तो मैं कहता हूं कौन वो से अमीर है जिनको आपको पता है कि उनको लाइन में भेज रहे हैं? आखिर लगा तो गरीब ही लाइन में है। एक बात। दूसरी बात, अमिताभ जी अगर ये चाहते, इनके पास 80-90 हजार करोड़ का जो बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेके विदेश में भाग रही हैं, देश में भी बैठी हुई हैं, इनका पैसा निकालने के लिए तो कोई स्टेप नहीं किया। ओवरनाइट ये ऐसा कदम लेते, जैसे आम जनता के लिए ओवरनाइट 500 हजार बंद कर दिए, उनके लिए भी कदम ले लेते कि 90 हजार या 1 लाख करोड़ रुपया जिन्होंने मारा है उनके साथ ये होगा, हम अपना डायरेक्टर बैठाएंगे, अब गवर्नमेंट का डायरेक्टर बैठेगा, उनके डायरेक्टर नहीं रहेंगे, चेयरमैन नहीं रहेंगे, अब हम नई प्रधान लेने जाने, कंपनी में नए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे कल से। ऐसा तो आप कर नहीं पाए। आपने वो गरीब माँ जो गांव में रहती है, गरीब बहनें जो गांव में रहती हैं, गरीब आदमी जो 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए इकट्ठा करके रहता है, उसको आपने घर से पैसे निकाल के बैंक में जमा करवा दिए। अब ये गारंटी किस बात की है कि उनका पैसा दोबारा बड़े आदमी को लोन नहीं दे देंगे? ऐसा तो आपने कोई प्रोविजन डिक्लेयर नहीं किया कि भाई जो लोग पैसा जमा करेंगे उन्हें हम इस इंटरेस्ट से वापस, जो गरीब लड़के हैं जिनका लिमिट 2 लाख या 2.5 लाख है, उनके लिए हम ये ऐसा इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट दे देंगे जिससे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक का मिलने से उनके पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा तो कोई उन्होंने प्रोविजन दिया नहीं। उन्होंने कहा तुम पैसा जमा कर दो, कल क्या गारंटी हो कि फिर जो बड़े बिजनेसमैन उनको फिर लोन दे देंगे 50 हजार करोड़ रुपए। माने हमारा पैसा भी गया और लोन भी बड़े आदमी ले रहे हैं। एक बात, अगर मोदी जी ने इतना ही प्लानिंग की होती कि सब कुछ प्लानिंग से होता, जैसे कि अभी कांग्रेस के भाई मेरे कह रहे थे कि भाई रोज डेट बढ़ाएंगे, और डेट किसके बढ़ाने पे बढ़ाते हैं? जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लेटर लिखते हैं कि आप डेट बढ़ाओ और लोग लेटर लिखते हैं तब आप डेट बढ़ाते हो। तो आपको मेरा ही सजेशन अगर लेना था और मेरे ही सजेशन की पब्लिक की जरूरत है, तो पब्लिक पे आप इतने हावी क्यों गए ओवरनाइट? और उसको कंपेयर कर रहे हो आप वहां पे जाके जो हमारे मोदी जी कह रहे थे और मंच के सामने रो रहे हैं कि हमने देश के लिए कुर्बानी दी। अरे कितने ऐसे लोग हैं, हम कहते हैं कलाम साहब की कौन सी शादी हुई थी? मैं कहता हूं इनके बड़े नेता जो थे वाजपेयी जी, वो भी तो देश के लिए थे, उनकी तो शादी नहीं हुई थी। ऐसे कितने नेता पड़े हुए इस देश में जिन्होंने, आप हमारे राममनोहर लोहिया जी को देख लीजिए, लोहिया जी ने कौन सी शादी की थी? लेकिन ये बात कह के कि हमने बच्चे नहीं पाली, हमने फैमिली नहीं पाली, हमने देश, ये सिर्फ नाटक है। और कितना अच्छा नाटक कर सकते हैं बीजेपी वाले। आप कहते थे कि ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश में करप्शन हटाना है। आज इन्होंने प्रूव कर दिया कि आपकी बार 300 पार, मतलब ये मेरा पॉलिटिकल मुद्दा है, ये मेरा पॉलिटिकल मुद्दा है, हमें इस पे भी वोट लेना है। पहले उनको परेशान करना, उसके बाद वोट लेना है। पहले बता देते कि मेरा पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं राकेश त्रिपाठी से कुछ बात पे संदेह नहीं है। ठीक है अनुराग, आपकी बात आ गई। त्रिपाठी जी एक बात समझ नहीं आई मुझे। मैं अर्थशास्त्रीय मसलों पर आज बहस नहीं करूंगा। अर्थशास्त्रीय मसलों पर बहुत बहस हो गई, देश में बहस हो ही रही है, पॉलिटिकल फ्रंट पर हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है। मैं समझना ये चाह रहा हूं, आप जब ये फैसला लेकर आए तो आपके जहन में होगा कि इसको चुनाव में इस्तेमाल करेंगे, और हर सरकार करती है। कोई आप गलत नहीं कर रहे, मैं नहीं कहूंगा अनैतिक है। सरकार का निर्णय चुनावी राजनीति का विषय बनता ही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सूरत हाल है गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, गरीब का, वंचित का, शोषित का, या तो उसको मालिक शोषण कर रहा है लाइन में लगा के, या सरकार मार रही, एक। और दूसरा, हमारी चाची, हमारी नानी, हमारी ताई, हमारी बहू, हमारी बिटिया, किसी के खाते में 2.5 लाख से ऊपर जमा हो जाएगा अगर, तो वो चोर हो जाएगी।
10 साल रक्षाबंधन का पैसा, भैया दूज का पैसा अगर जमा किया और 3 लाख हो जाए तो बैंक में जाए तो चोर साबित, क्योंकि मोदी जी ने कहा 2.5 लाख तक ठीक है, बाकी चोर। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही। उसके बाद तो फिर कैसे वोट की राजनीति होगी भाई? अमिताभ जी देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि 2.5 लाख रुपए से आय जो सीमा तय की गई है कि 2.5 लाख रुपए तक जमा करने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जमा करने पर प्रतिबंध नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर जमा कर देने पर जेल भेज देंगे, ऐसा भी नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा जमा करने पर आपसे इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ सकता है कि आपने रक्षाबंधन पर इकट्ठा किए थे या देश का काला धन आपने जमा कर रखा था। इस प्रश्न का उत्तर केवल देना पड़ सकता है, और इस प्रश्न का यदि आपके पास वाजिब जवाब है तो आपको घबराने की, डरने की कतई जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं आनंद भदौरिया जी को ननकू की भौजाई ने काला धन छोड़ो सफेद धन नहीं देखा इस उत्तर प्रदेश में यार। इससे समस्या है यार। राकेश भाई ऐसी बात नहीं करो, हम आप उसी प्रदेश में रहते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ननकू को कोई समस्या नहीं है अमिताभ जी, ननकू को कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल उनको है, माथे पर परेशानी केवल उनके है जिनके पास करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, जिनके पास 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रखे हैं। समस्या केवल उनको है। इस देश के आम नागरिक जिसके पास उसके रुपए होने का वाजिब कारण है, उस कारण पर उसको कतई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार इस बात की गारंटी करती है। आयकर विभाग ऐसा नहीं है कि किसी से कोई पूछताछ करेगा तो उसको जेल भेज देगा। आयकर विभाग केवल 2.5 लाख रुपए से ऊपर जिनके कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके बारे में पूछताछ करेगा, और पूछताछ का यदि आपके पास वाजिब जवाब है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए देश की ईमानदार जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। मुझे वाजिब धन है, प्रैक्टिकल बात बताओ, प्रैक्टिकल। एक सेकंड, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे घर, ठीक है राकेश, 1 मिनट रुकिए। मेरे घर काम करने वाली एक महिला है जो घरेलू काम करती है, वो हमारे घर से उसको 5,000 रुपया महीना मिलता है। वो उसमें से 2,000 ले जाती है, 3,000 हमारी पत्नी के पास जमा करा जाती है, और फिर साल में 1 बार लेती है जब जाती है अपने गांव। भारत का ये चलन है, उसकी रसीद कहां से ढूंढेगी वो? एक प्रश्न। और दूसरी बात, मैं आप राकेश जी के लिए, अनुराग भदौरिया के लिए, जीशान के लिए, सबके लिए कहूं, अगर आप लोगों को याद होगा मनमोहन सिंह के समय में अर्थशास्त्री और राज्यसभा के सदस्य अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी मोदी जी के पास, है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस देश की 70% आबादी, कितनी? 70% आबादी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपए उससे कम पर गुजारा करने को मजबूर है। 70% आबादी। मैं समझ नहीं पा रहा कि काला धन, आदमी ने सफेद धन नहीं देखा। बांदा में, बबेरू में, बुंदेलखंड में चले जाओ, काला छोड़ो, सफेद धन देखा हो तो उसको पकड़, पहले बताओ हमको। पूरा बुंदेलखंड पलायन कर गया। जिसके फेंट में, फेंट जानते हो ना, किसान की फेंट में 400 रुपए का चेक मिला जब उसने फांसी लगाई। उस देश में आप बता रहे हो सब चोर है। जीशान हैदर, जिस देश में 70% आबादी इतनी दरिद्र हो, उस देश में एक नियम से, एक कायदे से सबको हाँकने का मतलब? बिल्कुल अमिताभ जी, मैं तो पहली जिस दिन से ये हुआ उस दिन से यही कह रहा हूं कि आप 10% लोगों, 14% लोगों के लिए आप कैसे 86% लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं? आज आप कह रहे हैं कि सब खुश होंगे। आज आप कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी रात की नींदें उड़ गई और वो लाइनों में लगे हुए हैं। अरे मोदी जी बाहर निकलिए, जाके देखिए लाइनों में कौन लगा है। एक भी आपको बड़ा नेता जिसके पास काला धन है, एक भी ब्यूरोक्रेट जिसके पास काला धन है, एक भी बिल्डर जिसके पास काला धन है, एक भी नहीं मिलेगा आपको। वहां पे आपको सिर्फ आम जनता मिलेगी।
क्या बात कर रहे हैं आप? गांव में जाके देखिए, लोगों की शादियां कैंसिल हो रही हैं। जाके देखिए, लोग अपने बेचारी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, आज पैसे नहीं ले रहा है। भला हो उन लोगों का, लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है। अमिताभ जी आप बताइए, आज किसी के घर में भगवान न करे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, किसी का हार्ट अटैक पड़ जाए, वो लेके सरकारी अस्पताल न जाके प्राइवेट अस्पताल पास में होता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में क्या इलाज होता है सबको पता होता है। जिस दिन आप प्राइवेट अस्पताल जाएंगे आपको वहां फौरन पैसा देना पड़ेगा, लाखों रुपए देना पड़ेगा। कहां से आप देंगे? आपके पास है पैसा, एक्सेप्ट करेंगे? कितनी मौतें इसमें हो गई होंगी। लोग अपने घर में बुरे टाइम के लिए पैसा बचा के रखते हैं, कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 2.5 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपए। आप कह रहे हैं 2.5 लाख, अमिताभ जी का आप वो सही करा रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर किसी ने रक्षाबंधन के लिए इकट्ठा किया, 20 साल से इकट्ठा कर रही है, वो क्या बताएगी? आपके मान जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रक्षाबंधन के पैसे हैं, कोई उसकी रसीद है उसके पास? क्या राकेश जी आप बातें कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं? ये तर्क होता है? आपको भी अंदर खाने पता है कि जिस तरह से आज देश की जनता सड़कों पे है, जिस तरह से आज देश की जनता किस किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह से मर रही है, सड़कों पे बेहोश हो रही है, लाखों लोग हैं आज, महिलाएं 50-50 साल के ऑफिस छोड़ रहे, पूरा दिन खड़े रो रहे हैं। सबने देखा होगा जिस तरह से वीडियो वायरल हुए। और अब लखनऊ में जाके लाठी चार्ज हो रहा है, अपना पैसा निकालने के लिए आदमी 8-8 घंटा लाइनों में खड़ा हुआ है, अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे, बैंक वाले पैसा नहीं दे रहे, पैसा खत्म हो जा रहा है, एटीएम बंद हुए जा रहे हैं, बैंकों में पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि पैसा हमने बैंक को दे दिया, आपने कहा बैंक खुलेगा, बता दीजिए मुझे 8 दिन तक खुला, पैसे खत्म हो गए। ब्रेक के बाद मैं 2 मुद्दों पर बात करूंगा, ब्रेक के बाद 2 मुद्दों पर बात करूंगा। पहला सवाल होगा, तब तक सब लोग सोचिए, मेरा पहला सवाल होगा, राजनीतिक दलों के खाते पर्दे में क्यों रहे? पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स जनता को क्यों नहीं देखने को मिले? एक। और दूसरा मेरा प्रश्न होगा, किसान की कर्ज माफी हो तो नगाड़ा बजाओ। और हर सरकार ने, अभी जेटली जी ने भी लगातार एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले कारोबारियों को ब्याज में छूट दी है बिना किसी को खबर किए। हर सरकार ने यह काम किया। मनमोहन सिंह के समय में हुआ, नरेंद्र मोदी के समय में भी वही काम हुआ है। बड़े लोगों को चुपचाप छूट दे देते हो, हजारों हजार करोड़ की, और किसान के लिए नगाड़ा बजाते हो। और राजनीतिक दलों के खाते कोई नहीं देख सकता, न भाजपा का, न मुलायम सिंह जी की पार्टी का, न सोनिया जी की पार्टी का, न सतीश मिश्रा जी की पार्टी का। और ननकू का खाता जेटली साहब देखेंगे। ब्रेक के बाद इसी सवाल पर बात करेंगे। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के बाद सवाल अमिताभ जी ने बताया है, उन्हीं पर लेंगे जवाब। तमाम लोगों से बने रहिए हमारे साथ। अब की बार 300 पार, कैसे होंगे 300 पार, उसके लिए सवाल। एक तरफ 1000 और 500 के नोट बंद होते हैं और जनता सड़कों पर है, और इसी को लेकर, काले धन को लेकर अगर सरकार बेहतर काम कर रही है। अमिताभ जी ने कुछ सवाल पूछे थे ब्रेक से पहले, उन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जिशान हैदर कांग्रेस से, अनुराग भदौरिया सपा से और राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, सवालों को सुना भी आपने ब्रेक से पहले और समझा भी बेहतर तरीके से होगा, जवाब क्या है आपके पास? देखिए, अमिताभ जी ने जो सवाल उठाए हैं निश्चित तौर पे बहुत बुनियादी सवाल हैं और मैं सवालों के साथ हूं, अमिताभ जी के साथ हूं। लेकिन ये प्रश्न केवल किसी एक राजनीतिक दल के से अकेले उत्तर के लिए नहीं है, ये व्यापक चुनाव सुधार के हिस्से हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने सीमा को सुरक्षित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, जिस तरह से हमने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, इंतजार करिए चुनाव सुधार के लिए भी कठोर कदम आने वाले हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में अमिताभ जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो कदम भी लागू किए जाएं। वो कदम भी लागू किए जाएं, लेकिन साफ तौर पर जवाब नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, राजनीतिक पार्टियों के खाते पर देख अमिताभ जी, लेकिन एक सवाल बड़ा है जी। मैंने जो पहला दूसरा सवाल पूछा था वो ये कि किसान का कर्जा माफ हो तो नगाड़ा बजाओ। बिल्कुल। और बड़े उद्योगपतियों का आप चुपचाप, हर वित्त मंत्री ने कर्जा माफ किया है, ब्याज माफ किया है, मनमोहन सिंह के समय भी और आज नरेंद्र मोदी जी के समय भी। उसकी कहीं खबर नहीं बताते आप लोग। अनुराग भदौरिया, हमारा खाता तो आप देखोगे,
लेकिन समाजवादी पार्टी अपना खाता जनता को नहीं दिखाएगी। आरटीआई के दायरे में पार्टी नहीं आए, इसके लिए मुलायम सिंह जी, मायावती जी, मोदी जी, ममता बनर्जी, लालू जी सब एक हो। भदौरिया जी, ये क्या खेल है भैया? तो ये मोदी जी हमेशा जनता की बात करते हैं और मन की बात करते हैं और गरीब की बात करते हैं जैसा वो कहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप गरीब अपने आप को बताते हो कि मैं काला धन खत्म कर दूंगा और काला धन एकदम खत्म हो जाएगा। मेरा एक ही उनसे क्वेश्चन है कि जो गांव में आदमी रह रहा है, जो गरीब है, और जो अमिताभ जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको भी ये राइट होता है कि भाई किस तरह की व्यवस्था आपने बनाई है कि हमारा तो 20,000 रुपए भी आप बैंक में ले जाने को तैयार हैं। और मैं उसी की बात पे आ रहा हूं कि हमारा तो आप ले जाने को तैयार हो, अपना भी बता दो भाई, अपना भी बता दो। आप ये तो बड़ी उनकी, ये तो प्रधानमंत्री का मामला है, वो ये भी कर सकते थे। जब इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं तो ये भी कर सकते थे वो। भाई जो गरीब आदमी का पैसा अगर बाहर निकलवाने के लिए उनको लाइन लगवा सकते हैं तो ये तो वो भी कर सकते थे। उनके लिए तो उनके बाएं हाथ का काम था। लेकिन चूंकि उनमें लगता होगा कि उसमें कई पार्टियों का उनका मामला खुद का हो या कोई और व्यवस्था उनको समझ में आ रही हो, इसलिए इस मामले में उन्होंने अपनी चुप्पी साधी। अरे इसमें क्या दिक्कत है? जब गरीब आदमी को तंग लगा के आप परेशान करने को तैयार हो तो इसमें भी तो आप फैसला ले ही सकते हो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई हर चीज आप अपने मन से अपने फायदे आलोचना करते हो। समाजवादी पार्टी जो कहती है आरटीआई के तहत नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। अब वो क्या कहती हैं, कहां क्या कहते हैं? आज मुद्दा ये हुआ है कि जिन्होंने ओवरनाइट फैसला लिया है, समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि आप ओवरनाइट ऐसा फैसला ले लो जिससे कि गरीब जनता परेशान हो जाए और ये इतनी परेशान हो जाए। या वो भी खिलाफ क्या समाजवादी पार्टी हमारे इस बात का समर्थन करेगी काले धन नहीं आना कि चाहिए? आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए? भैया मोदी जी पूछ किससे रहे हैं? किस चीज का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जहां 40 करोड़ पॉपुलेशन मेरा सवाल सीधा और उसको चुनने के बाद उनको देश का मेरा सीधा सवाल और प्रधानमंत्री क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है कि सियासी पार्टियों के खाते आरटीआई के तहत आने चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आने चाहिए? अमिताभ जी, पहली चीज तो मोदी जी किसी भी फैसला लेने से पहले किसी से पूछते नहीं, एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। हमें लगता है अगर मोदी जी को लगता है कि आरटीआई के तहत होने चाहिए तो इसका भी फरमान जारी कर दे। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अधीन आ जाएंगी और आरटीआई के अधीन आ जाएंगी, उसमें क्या बुराई है? क्योंकि जिस तरह से फैसले मोदी जी लेते आए हैं, 750 मिलियन जो है अनिल अंबानी के खिलाफ है मनी लॉन्ड्रिंग का, 750 मिलियन अमिताभ जी, और आज तक उसके ऊपर इंक्वायरी तक नहीं हुई है। तो जिस तरह से मोदी जी काम करते हैं, हमें लगता है, आपको भी पता है आरबीआई से अडानी को कितना कर्ज दिया गया। तो देखिए कुछ उद्योगपतियों के लिए, सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हमें लगता है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि ये काला धन निकालने के लिए वो नहीं है। मोदी जी अगर काला धन के लिए इतना सीरियस होते, मैंने इसे पिछली बार भी कहा था, 14,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का धंधा चल रहा है आज पंजाब के अंदर, और उसके ऊपर कई इनके मंत्री सस्पेंड तक हो चुके हैं। उसके ऊपर मोदी जी ने क्या किया? देखिए आज अनुराग जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से पंजाब, यूपी और जो 3-4 जगह इलेक्शन होने वाले, सिर्फ उन इलेक्शन की वजह से इन्होंने ये चीज करी और इसको नाम दे रहे सर्जिकल स्ट्राइक। अरे इस गरीबों की जेबों पे आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो। जिस तरह से आज त्राही देश में मची हुई है, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, पूरा दिन ऑफिस के बाहर छोटे छोटे बच्चों को गोदी लेके औरतें खड़ी हैं पूरा दिन और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, रो रही हैं, आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हो। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद मोदी जी किसी हद तक जा सकते हैं, और ये दिखाता है, ये प्रूफ करता है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी के लिए कुछ भी करते। क्या ड्रामेबाजी! आप जापान में जाके नगाड़े बजा रहे हो, हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, आप इंडिया आते हो, आप रो रहे हो। अरे ये प्रधानमंत्री चुना है देश ने,
बड़ा अफसोस होता है मुझको जब प्रधानमंत्री इस तरह की हरकतें करता है। और जनता अब देख रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज वहीं पे ईवीएम मशीन लगा दी जाए तो पता चल जाएगा 300 प्लस की बातें करते हैं। अगर ये 10 सीटें पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आज जिस तरह से जनता जो है धिक्कार रही है। ठीक है जिशन भाई, राकेश भाई, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, केवल मैं सारी पार्टियों के लिए एक बात कहता हूं। जब आप मेरी दादी का बक्सा खुलवा के उसमें जो 10 नोट रखे हैं वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराने की कह रहे हो और कह रहे हो यही राष्ट्रभक्ति है, अच्छी बात, मान ली, हमने तो मान ली, नहीं मानते तो कहां जाते, मान ली। लेकिन जो पार्टियां हैं, जो जनसेवक है, जो जनता के दुख में दुबली हो गई, नेता लोग जिनको नींद नहीं आती गरीब के दुख में, रात रात भर जागते हैं, दुबले हो गए जनता के दुख में, वो परम पूज्य महान आचरण वाले परम नैतिक राजनेता भारत के अपनी पार्टियों के खाते जनता के सामने क्यों नहीं रख देते? लोकशाही में तो जनता मालिक है, पार्टियां सेवक है। नौकर अपना खाता दिखाने को तैयार नहीं और मालिक का खाता चौराहे पर खोलेगा। आजादी से लेके प्रधानमंत्री